नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पॉलिटिकल बातें और अंबानी भैया और अडानी भैया आए नहीं तो मजा ही नहीं आता। कहानी इनकी जितनी आप जिन खोई है तिन पाई है, जितना आप खोजेंगे उतनी नई नई कहानी निकलती है। क्या जादू है अंबानी और अडानी में कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर आदमी, अमित शाह जैसा भारी भरकम आदमी, लोग क्यों कहने लगे कि जो अंबानी और अडानी चाहते हैं वही मोदी और शाह करने लगते हैं। जादू क्या है? अंबानी में क्या जादू है? अडानी में क्या जादू है? और वो जो पार्टी कहती थी कि पार्टी बड़ी व्यक्ति छोटा, उसको क्या क्या जादू कर दिया कि अंबानी अडानी बड़े और पार्टी छोटी। आज मैं आपको पड़ताल करूंगा, जरूर सुनिएगा ये वीडियो। आज मैं आपको इतिहास के वो पन्ने बताऊंगा जब आपको समझ में आएगा कि अंबानी और अडानी ने भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और मोदी पर कब्जा कैसे किया। आज मैं आपको बताऊंगा वो कहानी, वो थीम, वो चीजें जिससे अडानी और अंबानी बीजेपी में एंट्री करते चले गए। गुजारिश कर रहा हूं पूरा सुनिएगा वीडियो, तो कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेंगी, इस वीडियो में मिलेंगी। और मैं कहता हूं ना कि जो कहानी आपको 4PM में मिलती है, गोदी मीडिया नहीं दिखा पाएगा वो कहानियां। वो तो कुछ और ही दिखाता है जो साहब को पसंद आती है। सच जानना हो तो 4PM को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए कि वीडियो को, चैनल को थोड़ा प्रोत्साहन दें, क्योंकि आज के दौर में सच बोलना थोड़ा मुश्किल काम है जो हम करते हैं। चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको इतिहास के पन्नों में। तारीख थी 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980। स्थान था दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। उस दिन जनता पार्टी से निकाले गए जनसंघियों का वहां पर भारी जमावड़ा था। बहुत शानदार दिन था। विजय राजे सिंधिया की पहल पर यह बैठक बुलाई गई थी। इस जमावाड़े में एक पार्टी का जन्म हुआ और पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्षीय भाषण देते हुए पूर्व विदेश मंत्री, तब विदेश मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीवादी समाजवाद को पार्टी का एजेंडा घोषित किया। याद रखिएगा, गांधीवादी समाजवाद। लेकिन अब इस घटना को 42 साल बीत चुके हैं। अब ना विजय राजे सिंधिया हैं, ना अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ना सुंदर सिंह भंडारी हैं और ना ही सिकंदर बख्त हैं। इसी तरह अब गांधीवादी समाजवाद भी नहीं है। अब तो है अडानी का पूंजीवाद और अंबानी का जियोवाद। अंबानी और अडानी की चकाचौंध में अटल जी के गांधीवादी समाजवाद को भी आज के भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में मानो भेज दिया गया है, बिल्कुल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार की तरह। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 42 साल बीतते बीतते ये नौबत कैसे आ गई कि चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी अडानियों, अंबानियों और मोदियों, गलत मत लीजिएगा, मैं अपने नरेंद्र जी की बात नहीं कर रहा। नरेंद्र भाई मोदी तो ताकतवर आदमी है, दुनिया में ब्रांडिंग की। भाई मोदियों का जिक्र है मेरा, तो वो है नीरव मोदी, ललित मोदी, इस टाइप के मोदियों। इन सब की पार्टी में कैसे बदल गई भाजपा, आइए आज इसकी पड़ताल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस मौजूदा स्वरूप, जिसे कई लोग पूंजीवाद का चकला घर तक कहने लगे, खराब भाषा बोलने लगे हैं, लोग अक्सर इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को दोष देते हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये समझने के लिए चलिए फिर 2 दशक पीछे चलते हैं। गुजरात दंगों से खफा होकर समाजवादी रुझान वाले संचार मंत्री रामविलास पासवान 5 कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के साथ ही बीएसएनएल के दबदबे को चुनौती मिलना शुरू हो गई थी। इसलिए चुनौती मिलना शुरू हो गई थी क्योंकि नए संचार मंत्री प्रमोद महाजन दुनिया को मुट्ठी में करने पर आमादा थे। जी हां, प्रमोद महाजन ने दुनिया ऐसी मुट्ठी में करनी शुरू की कि अनिल अंबानी ने कर लो दुनिया मुट्ठी में इस टैगलाइन के साथ बड़े धूम धड़ाके के साथ टेलीकॉम सेक्टर में उतरने का फैसला किया।
फैसला भी इसलिए किया क्योंकि उनके ऊपर प्रमोद महाजन का हाथ था और यहीं से भाजपा के कारपोरेट हिंदुत्व की नींव डलना शुरू कर दी गई। यही वो दौर था जब अमर सिंह के सहारे कारपोरेट समाजवाद भी देखने को मिलने लगा। हद तो तब हो गई जब 11 अक्टूबर को देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो समाजवादी हो या जनसंघी, जेपी का जन्मदिन मनाने की बजाय अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाने में लग गए, डांस करने लगे, गाना गाने लगे, भूल गए समाजवाद। इसके बाद 2004 से 2014 तक एक ऐसा दौर रहा जब वामपंथियों के दबाव में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों की जनवादी चेहरे के साथ रीपैकेजिंग की गई और इस रीपैकेजिंग ने देश की अर्थव्यवस्था को वो रफ्तार दी जिसकी कल्पना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शायद किसी ने नहीं की थी। 2009 में दुनिया मंदी से डूब गई थी, परेशान थी, हम निकल गए। जबरदस्त इकोनॉमिक बूम के बीच मनरेगा, 6 पे कमीशन, आरटीआई, भारत निर्माण जैसी स्कीम ने देश का चेहरा बदल कर रख दिया। एक बहुत बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। सबको आश्चर्य में डालने वाली मनमोहनी नीतियों का ऐसा असर हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को पहली बार, नोट करिएगा, भारत के प्रधानमंत्री को पहली बार 2007 में विकसित देशों के संगठन G7 में बुलाया गया। गोदी मीडिया शायद भूल गई होगी ये बात। फिर आया 2014, अच्छे दिन के वादे और परिकल्पना के साथ अडानी के हवाई जहाज से पूरे देश में घूम घूम कर सबको 15-15 लाख रुपए देने का वादा करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी बाया बनारस दिल्ली पहुंचे। संयोगवश उनके दिल्ली पहुंचने के 1.5 साल बाद यानी 2016 की शुरुआत से ही अच्छे दिनों की झलक मिलना शुरू हो गई जब 4G का लाइसेंस अकेले मुकेश अंबानी की नई कंपनी जियो को दिया गया। इसके बाद मुकेश अंबानी लोगों को फ्री में बातें करवाने लगे। नतीजा यह हुआ कि सारी टेलीकॉम कंपनियां घाटे में जाने लगी। आपका सारा डेटा, आपकी सारी निजी जिंदगी मुकेश अंबानी के पास जाने लगी और बाया मुकेश अंबानी मोदी जी के पास जाने लगी। बीएसएनएल तो बर्बादी हो गया, जबकि कायदे से 4G का लाइसेंस सभी टेलीकॉम कंपनियों को दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहां तो मकसद सिर्फ अंबानी को फायदा पहुंचाना था। इसके बाद आया 8 नवंबर 2016। रात के 8 बजे अचानक प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए और 500 और 1000 के नोटों के रूप में मौजूदा देश की 87% करेंसी वैल्यू के नोट रद्दी के कागज में बदल दिए गए। इसे काले धन पकड़ने का नाम दिया गया। कहा गया कि पूरे देश से काला धन पकड़ लिया जाएगा, इतिहास बन जाएगा, भारत चमक जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। और कहा गया कि 50 दिन बाद अगर काला धन कहीं मिले, इस सूरत में देश के किसी भी चौराहे पर मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। काला धन तो नहीं मिला। आपने देखा होगा कुछ दिनों 3 दिन पहले कैसे सैकड़ों करोड़ रुपए काला धन के रूप में फिर मिल रहे हैं। लेकिन 6 साल बीतने के बावजूद भी लोग उस चौराहे को नहीं ढूंढ पाए जहां की जनता का जवाब देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब बात अडानी साहब की। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस वक्त तक इनकी कुल संपत्ति केवल 39,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन 8 साल बीतते बीतते अडानी साहब दुनिया में तीसरे नंबर के रईस बन चुके हैं। दूसरी तरफ इन्हीं 8 सालों में देश की 82 करोड़ जनसंख्या 5 किलो राशन की सरकारी रेवड़ी पर पेट काटने को मजबूर हो गई। आज अडानी के पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, नहीं, बैंक ही नहीं, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, कोयला है, गैस है, अनाज है और अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम हैं जिन्हें किसानों से कोड़ियों के भाव खरीदा गया और किसानों से कोड़ियों के भाव तो सेब भी खरीदा गया और बहुत कुछ है। लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि उनके पास मोदी है, उनके पास शाह है, उनके जेब में 303 सांसदों वाली पार्टी है और पार्टी के पास देश है। पीएम और भाजपा शासित राज्यों के सीएमओ में चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में उनके पसंदीदा ऑफिसर हैं जो उनके लिए नियम कायदे ताक पे रख देते हैं।
आप सोच सकते हैं जिस देश में एक तरफ 94 करोड़ बेरोजगारों की फौज हो और उसमें से भी 45 करोड़ लोग रोजगार की उम्मीद छोड़ चुके हों, वहां यदि एक आदमी गौतम अडानी प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए की रफ्तार से दौलत बटोर रहा है तो उसे लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नितिन गडकरी भी इशारों इशारों में कह रहे हैं। गडकरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग उस भाजपा में हुई है जिसकी नींव गांधीवादी समाजवाद के संकल्प के साथ डाली गई थी, जबकि वो आज कुछ और देख रहे हैं। और वही नहीं, पूरी भाजपा, पूरा देश और पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देख रहा है। याद रखिए, नंदीग्राम में सलीम ग्रुप के लिए आम लोगों पर गोली चलाने वाली लाल सलाम वाली पार्टी को 34 साल पुरानी सरकार को इसी देश की जनता ने राइटर्स बिल्डिंग से बाहर कर दिया था। ऐसे में अडानी और अंबानी के हित में कानून बनाने वालों को, उनके हित के लिए 13 महीने तक किसानों को सड़क पर बिठाकर रखने वालों को जनता बख्श देगी, ऐसा सोचना भी मूर्खता होगी। सरकार चल रही है, अंबानी अडानी चल रहे हैं, दिन की दौलत बढ़ रही है, बेशुमार बढ़ रही है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे चिंता है उन 82 करोड़ लोगों की जिनको 2 वक्त का राशन दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी चलाने के लिए आप मूलभूत व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ये राशन कब तक दे पाएंगे? और जिस दिन इस राशन को देने का वक्त खत्म होगा उस दिन इस मुल्क का क्या होगा, ये मेरी चिंता है। अंबानी और अडानी ने विदेशों में बहुत सारी दौलत, बहुत सारे घर, बहुत सारे दफ्तर बना लिए हैं। कुछ घंटे लगेंगे भारत छोड़ने में, लेकिन मैं और आप यहीं रहेंगे। ईश्वर करे हमारा देश सुरक्षित रहे, ताकतवर रहे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।